हमने रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, हमने कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, हमने कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। इक्वालिटी को लेके बहुत सारे आंदोलन प्रोटेस्ट हुए। मेन है वो इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है तो समाज बोल रहा है वाह वो जा रहा है, वो कमा के ला रहा है, वो घर चला रहा है। आज की तारीख में ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन स्टिल इक्वालिटी के 3 डायमेंशन हैं। चुनाव जीतने के लिए मुझे सबको साथ लेना जरूरी नहीं है। चुनाव जीतने के लिए मुझे बस इतना देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मेरे साथ में रहे, बस। जैसे ही मैं बोलता हूँ शब्द इक्वालिटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पे। मैं सिद्धार्थ पटेल आज आपके लिए लेके आया हूं इक्वालिटी वाला चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, आपकी बुक जो की है पॉलिटिकल थ्योरी। आई होप आप सभी लोग मजे से पढ़ रहे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी। जैसे ही मैं बोलता हूं शब्द इक्वालिटी, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते होंगे। कैसे थॉट्स आते होंगे? थॉट्स आते होंगे मेन विमेन इक्वल है, थॉट्स आते होंगे कि रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, थॉट्स आ रहे होंगे कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। इक्वालिटी से बोलते से मन में कुछ ना कुछ विचार आने लग जाते होंगे ना। वैसे ही तो इक्वालिटी जो शब्द है वो पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो या कहीं पे कुछ न्यूज़ बहुत अच्छे से देखते हो, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी चीज़ें, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, इन सब के लिए बहुत सारे आंदोलन चल रहे होते हैं। तो बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आपको इक्वालिटी का वास्तविक मतलब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं इक्वालिटी बोलूँ तो तुम्हारे मन में वही ख्याल आए कि मेन विमेन इक्वल है, ये है। ये बच्चों वाली बात हो गई। अब अपन आ गए 11th में, आप लोग कर रहे हो अब कॉम्पिटिटिव की तैयारी, तो इक्वालिटी का आपको बहुत अच्छे से मतलब पता होना जरूरी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। व्हाई डज इक्वालिटी मैटर्स? आपने सोचा इक्वालिटी मैटर क्यों करती है हमारे लिए? इक्वालिटी ये शब्द जो है ये इतना मैटर क्यों करती है? इक्वालिटी इज अ पावरफुल मॉरल एंड अ पॉलिटिकल आइडियल दैट हैज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर मेनी सेंचुरीज। ऑल ह्यूमन बींग्स आर द क्रिएशन ऑफ गॉड. As a political idea, the concept of equality invokes the idea that all human beings have an equal worth, regardless of their color, gender, race, or nationality. It maintains that human beings deserve equal consideration and respect because of their common humanity. देखो, जो इक्वालिटी अगेन वही एक तरीके से पॉलिटिकल और मॉरल जितने भी स्ट्रगल्स देखे हैं, अगर आप ह्यूमन सोसाइटी को देखोगे तो हमने एक बहुत बड़े, अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो इक्वालिटी को लेके बहुत सारे आंदोलन प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। हम सब इक्वल हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि हम सब लोग इक्वल हैं, आप इक्वल हो, मैं इक्वल हूँ, इस दुनिया में रहने वाले तमाम तरीके के लोग हम सब इक्वल हैं। हम कैसे इक्वल हैं? हम ये बोलते हैं कि हम सब भगवान के बनाए गए बच्चे हैं, ठीक है। और जब हमें बनाने वाला वही है, हमारे भगवान ही हमें बना रहे हैं, ठीक, तो फिर हम जब सब उन्हीं के पास से आए हैं एक तरीके से देखो तो फिर हम सब इक्वल हुए ना। उसमें ऐसा क्यों है कि हमने रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, हमने कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, हमने कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ठीक है। हमने स्किन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। वी ऑल आर द क्रिएचर्स ऑफ गॉड, और भगवान ने तो नहीं बोला है कि क्या करो कि तुम डिस्क्रिमिनेट करो, ऐसा तो नहीं बोला है ना। तो बीइंग हम इंसान हैं, हम सारे के सारे लोग क्या हो गए? हम सारे के सारे लोग इक्वल हो गए। छोटी सी बात है, इतनी सी बात हमको यहाँ पे समझ में आ गई। अब आपने देखा होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये वाले शब्द सुने हैं ना। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी शब्द को मैं कर रहा हूँ, तो आप जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखोगे तो वहां पे हम लोग देख रहे थे कि रिवॉल्यूशनरीज यूज द स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की। तो वहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी का जो सिस्टम था, जो मोनार्की का जो सिस्टम था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और जो तमाम तरीके की समस्या थी, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, है ना। क्योंकि हमें इक्वालिटी चाहिए थी, हम सब बराबर हैं, हमें वो चाहिए था। क्योंकि हमको बनाया भगवान ने है, तो हम ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि वो सुपीरियर है और मैं इंफीरियर हूँ, या वो मेरा मालिक है मैं उसका स्लेव हूँ, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो एशिया में अगर हम लोग देखें, चाहे जहां जहां पे अंग्रेज लोगों ने रूल किया था, या हम लोग देख रहे हैं यूरोपियन पावर्स ने जहां जहां पे रूल किया था, तो वहां पे भी हम लोग देखते हैं एशिया और अफ्रीका में बहुत सारी जगह पे क्या हुआ था,
बहुत सारी जगह पे बहुत आंदोलन हुए थे, बड़े बड़े नेशनल मूवमेंट हुए थे, और ये जो हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट करते थे, इसके बेसिस पर हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। तो इक्वालिटी का एक छोटा सा आपको एक ग्लिम्स देखने को मिल गया कि बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे आंदोलन, ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिली है। Yet it is inequality rather than equality which is most visible around us in the world. लेकिन आज भी अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे तो हमें इनइक्वालिटी ज्यादा देखने को मिलती है रेदर देन इक्वालिटी। आप कहीं पे भी जाओगे तो बिल्डिंग अपन देख के कर देते हैं वाओ, फिर जैसे हम लोग स्लम एरियाज देखते हैं और तमाम तरीके की चीजें देखते हैं तो अपने को मन में लगता है कि क्या हो रहा है, चीजें क्यों नहीं सही है, कब चीजें सही होगी, कैसे लोग रह रहे हैं, आता है ना मन में एक तरीके से ख्याल तो आता है। तो आपको हमेशा बुरी चीज पहले पकड़ में आती है, तो हम जब भी देखते हैं तो हमें इक्वालिटी ना देख के हमारी आंख जो है वो इनइक्वालिटी को ज्यादा देखती है। हम लोग देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर इक्वल ट्रीटमेंट हो भी रहा है, वो एक बार अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है तो हमारी नजर उसको पकड़ लेती है। तो अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे तो हमें इनइक्वालिटी ज्यादा देखने को मिलेगी हमारी नजरों से रेदर देन इक्वालिटी। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि अगेन ये एग्जांपल आपको क्या बता रहा है कि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि लोग महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक इमेज हमें ये भी दिखा रही है कि अगर एक वक्त खाने को मिल गया वो भी इंसान के लिए बहुत है। एक तरफ इतने सारे डिशेज हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पास्ता से लगा के, बर्गर से लगा के, पिज्ज़ा और तमाम तरीके की चीज़ें, कोल्ड कॉफ़ी। ऐसा नहीं करना है, पानी नहीं लेके आना है, नहीं तो तुम अभी वीडियो देखते देखते पहले पढ़ो, वीडियो देखने के बाद में तुम अपने आप को क्या करना है, तुम अपने आप को एक तरीके से ट्रीट दे देना, एक चॉकलेट या एक कोल्ड कॉफ़ी की, ठीक है। तो एक तरफ तो हम ये देखते हैं और एक तरफ हम वही देख रहे हैं कि लोगों के पास सूखी रोटी है, अचार मिल गया तो ठीक है, उस रोटी पे भी कई बार घी नहीं लगा है, या रोटी ही मिल गई वही बहुत बड़ी बात है। तो हमें ये सारी चीज़ें मतलब इस तरीके से इनइक्वालिटी हमें वर्ल्ड में देखने को मिलती है, ठीक है। वी फेस अ पैराडॉक्स, almost everyone accept the ideal of equality, yet almost everywhere we encounter inequality. We live in a complex world of unequal wealth, opportunity, work situation and power. हम एक पैराडॉक्स तरीके से देखते हैं कि हम सब मानते हैं कि इक्वालिटी होना जरूरी है, पैराडॉक्स है ये, लेकिन हम फिर भी इनइक्वालिटी देख रहे हैं। इनइक्वालिटी कहाँ देख रहे हैं हम? इनइक्वालिटी हमारे सबसे पहले हम हमारे घर में देख रहे हैं, वर्क पे बाद में आएंगे। हम पहली इनइक्वालिटी की नींव हम अपने घर में देखते हैं। घर में देखने के बाद हम जब काम करने जाते हैं या जब हम पब्लिक स्पेसेस पे जहाँ बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, हम वहाँ पे इनइक्वालिटी देखते हैं। तो हम डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं आपके नोटिस में, ज़रूरी नहीं है कि आपने इनइक्वालिटी कहीं पे फेस किया होगा, लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे, कभी आप ऑब्जर्व करना कि आज सुबह आप उठे हो 4-5-6 बजे, 4-5 तो जल्दी हो गया, 6-7 बजे उठे हो, है ना। 6-7 बजे से उठने को लेकर रात के 10 बजे तक आप कहीं भी घूमो फिरो, तो बस आप ये देखना कि कहीं आपको इनइक्वालिटी दिख रही तो आप हाँ भरोगे, आपका दिल बोलेगा कि नहीं इनइक्वालिटी तो है। तो अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ टू एड्रेस अ रेंज ऑफ क्वेश्चन। हम पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट हैं, हम पॉलिटिकल साइंस हमको समझना है, तो पॉलिटिकल साइंस समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। क्वेश्चन को आंसर इन द सेंस सोचना होगा, आपको खुद सोचना है। Are we are trying to eliminate all differences of income and status? क्या हम सब कुछ एलिमिनेट करना चाहते हैं? एलिमिनेट मतलब डिफरेंस हमारी इनकम में। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर सिद्धार्थ की इनकम 100 रुपये है तो आपकी इनकम भी 100 हो, किसी और की भी 100 हो? हम आखिर क्या चाहते हैं? अगर मैं पूछूं, मैं आपको बोलूं कि भैया तुम हो आज से क्या हो, नायक मूवी ध्यान कर लो, वहां सीएम, मैं आज तुमसे बोल रहा हूं तुम हो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री, तुम क्या करोगे? तुमको इक्वालिटी के लिए कुछ करना है, ठीक है। मैंने तुम्हें टास्क दिया कि तुम लोगों को इक्वालिटी के लिए कुछ करना है, एंड यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री फॉर अ डे, इमेजिन करो। तो तुम क्या करोगे? क्या तुम सबकी इनकम बराबर कर दोगे? क्या ये पॉसिबल है कि इस देश में, इस दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबकी इनकम सेम हो? नहीं। तो हम क्या चाह रहे हैं, हमें वो क्वेश्चन मार्क करना है। हम फिर इक्वालिटी कैसे चाह रहे हैं, हमें उसको समझना है। Also, what kind of policy should we pursue to try and make society more egalitarian? फिर हमें कैसी पॉलिसीज बनानी है जिससे कि सोसाइटी मोर इगैलिटेरियन हो। इगैलिटेरियन मतलब कि सोसाइटी में अभी सब लोग बहुत इक्वल है। इगैलिटेरियन मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा भेदभाव नहीं है। सोसाइटी जस्ट स्टार्ट हुई है और यहाँ पे अभी सारे के सारे लोग लगभग इक्वल है। तो हमें कौन कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि हम समाज को लगभग एक इक्वल लेवल पे लेके आ जाए? तो ये सोचने वाले सवाल हैं।
ठीक है। देन व्हाट इज इक्वालिटी? अभी तक हमने बात की थी व्हाई डज इक्वालिटी मैटर्स। हमें इक्वालिटी, इन सारी समस्याओं को हटाना है, इसलिए हमें इक्वालिटी मैटर, हमें इक्वालिटी इसलिए मैटर कर रहा है क्योंकि आप डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं अनइक्वल ट्रीटमेंट देखते हो, अपने साथ नहीं तो किसी और के साथ में, और हमारी नज़र में इनइक्वालिटी ज़्यादा पकड़ में आती है रेदर देन इक्वालिटी। तो इसलिए हमारे लिए इक्वालिटी मैटर्स करती है। लेकिन क्वेश्चन आया कि इक्वालिटी है क्या, व्हाट इज इक्वालिटी? अब हम पहले इसे समझ लें कि इक्वालिटी हमारे लिए क्या है। However, treating people with equal respect need not means always treating them in an identical way. No society all its member in exactly the same way under all conditions. The smooth functioning of society requires division of work and function, and people often enjoy different status and rewards on account of it. हमारा मतलब इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट करो, देखो वो पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर और सिद्धार्थ हम इक्वल नहीं हो सकते। अगर मैं बोल दूं कि मुझे समाज को इक्वल बनाना है तो प्राइम मिनिस्टर को तो हमको कुछ स्पेशल पावर देनी पड़ेगी ना, प्राइम मिनिस्टर को तो हमें कुछ स्पेशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना। तो कल को तुम ये सवाल नहीं कर सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर के आगे इतने बॉडीगार्ड घूम रहे हैं और सिद्धार्थ के आगे इतने बॉडीगार्ड नहीं घूम रहे, तो सिद्धार्थ सर आप और प्राइम मिनिस्टर अनइक्वल, ऐसा नहीं हो सकता है। इक्वालिटी मतलब कि हमने सबको सेम रिस्पेक्ट दी, सेम ट्रीटमेंट दिया। अब यह है कि कोई प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है, कोई एजुकेटर है, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ और काम कर रहा है, और हर काम की अपनी अपनी खूबसूरती है। जैसे ही हम आर्मी ऑफिसर्स की बात करते हैं तो हम उनको स्पेशल रैंक्स देते हैं, स्पेशल टाइटल्स, स्पेशल रैंक्स, और एक तरीके से हम अलग अलग, मतलब समझ रहे हो ना, स्पेशल टाइटल रैंक्स ये दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है, समझ रहे हो। यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है, हम सबको भगवान ने बनाया है, तो हम किसी के साथ में अनफेयर ट्रीटमेंट ना करें। बाकी जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको कुछ पावर मिलेगी, तो उसकी पावर और मेरी पावर का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है? पीपल आर ट्रीटेड डिफरेंटली जस्ट बिकॉज दे आर born in a particular religion or race or caste or gender. We regard it as an unacceptable form of inequality, but human beings may pursue different ambitions and goal and not all may be equally successful. वही कि लोग अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं हिंदू धर्म को मान रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल कोई मान लो कोई क्रिश्चियनिटी को मान रहा है, तो हम उसके साथ में मतलब अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, रिलीजन के नाम पे ये गलत हो जाए, समझ रहे हो। बाकी इंसान को अपने एम्बिशंस, अपने गोल फुलफिल करने ही होंगे। किसी को म्यूजिशियंस बनना है तो किसी को लॉयर बनना है, म्यूजिशियन की पावर लॉयर के बराबर नहीं हो सकती है, समझ रहे हो। तो अगर हम लोग गोल्स और एम्बिशंस के माध्यम से, अगर मैं अपने गोल और अपने एम्बिशंस के माध्यम से कुछ अच्छा कर लेता हूँ, या मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, और मेरे पास कोई स्पेशल पावर है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसके पास स्पेशल पावर उसके पास नहीं, ये अनइक्वल है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप किसी को, जो इंसान मतलब जैसा पैदा हुआ है, आप उसको वैसा नहीं बोल सकते कि ये इस कास्ट में हुआ है, ये इस रिलीजन में हुआ है, या ये तो फीमेल है, या ऐसा, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है? It merely suggests that the treatment we receive and opportunities we enjoy must not be predetermined by birth और social circumstances. वही कि आप किसी को उनके बर्थ से या सोशल मतलब उसके पारिवारिक बैकग्राउंड या जैसे जहां वो रह रहा है, आप इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मत करो, इसके बेसिस पे आप अनइक्वल ट्रीटमेंट मत दो। क्लियर? जैसे ये आपका, ये एनसीईआरटी की मैंने यहाँ पे फोटो लगा के रखी है, ये यहाँ पे लिखा है कि जैसे ड्रिंकिंग फाउंटेन जो वाइट है वो यहाँ पे, जो ब्लैक से कलर्ड है वो वहाँ पे चले जाए, रेस्ट रूम्स है तो सिर्फ वाइट ही जा सकते हैं, ब्लैक के लिए नहीं है। ऐसा अनइक्वल ट्रीटमेंट मत दो कि आप कलर के बेसिस पे ऐसा कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, ये इक्वालिटी नहीं है। बाकी कोई प्रधानमंत्री है, कोई म्यूजिशियन है, कोई ये है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? क्लियर हो? ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लेना।
ये कॉन्सेप्ट आपको कॉम्पिटिटिव में भी बहुत बार काम में आएगा, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आप अपना ग्रेजुएशन करोगे, आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है। हम कैसी इक्वालिटी को चाहता है, कैसी इक्वालिटी को चाहते हैं, ये मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि इक्वालिटी में हम ये कर दे क्या कि सिद्धार्थ सर की इनकम 100 रुपये है तो आपकी भी इनकम 100 होगी, प्राइम मिनिस्टर की भी इनकम 100 होगी, लीडर ऑफ अपोजिशन की इनकम भी 100 होगी, राहुल गांधी की भी 100 हो, नरेंद्र मोदी जी की भी 100 हो, मेरी भी 100 हो, आपकी भी 100 हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है। अनइक्वल हमारी इनकम में तो अनइक्वल रहेगा ना कहीं, कि कोई ज़्यादा कमा रहा होगा, कोई कम कमा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, सॉर्टेड हो। लेकिन हमें यूजली फोकस किया जाता है, या पूरे वर्ल्ड में यूजली फोकस किया जाता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज पे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या है कि हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसा मिलना चाहिए? इस देश के हर नागरिक को एजुकेशन का अधिकार है। ठीक है, इस देश के हर नागरिक को एजुकेशन का अधिकार है। मुझे भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है, सारे बच्चों को अधिकार। हम सबने सबको पढ़ाया। अब जो बच्चा पढ़ने में काबिल रहा वो कुछ अच्छा बन गया, कोई बच्चा गाने में अच्छा रहा तो म्यूजिशियन बन गया, कोई बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा रहा तो वो कुछ और बन गया। हमने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है भैया, हमने तुम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। जिसमें काबिलियत हो गई वो बन गया, जिसमें नहीं हुई वो नहीं बना। अपने घर से ले लो, तुम 2 भाई बहन हो, तुम दोनों भाई बहन को बराबर का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तुम दोनों को बराबर एक ही स्कूल में भेजा, एक ही कॉलेज में भेजा, बढ़िया से दोनों कॉलेज में जा रहे हो, चलो अलग अलग कॉलेज में भी भेजा, लेकिन दोनों को कॉलेज में भेजा, दोनों को स्कूल में भेजा। अब एक भाई हो गया सक्सेसफुल, एक भाई सक्सेसफुल मतलब एक भाई ने अपनी कोई कंपनी खोल ली, बहुत बड़ी कंपनी खोल ली। दूसरा कुछ कर रहा होगा, कोई वो मान लो कि हम बात कर रहे हैं कि वो नहीं पढ़ा, फेल हो गया, तो उसने अपनी कोई दुकान वुकान खोल ली। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये अनइक्वल है। समझ रहे हो? हमने तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट दिया था ना। तो यहाँ पे सरकार का क्या काम होना चाहिए? सरकार का बेसिकली काम ये होना चाहिए कि हम इस देश के सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। मतलब इस देश का हर बच्चा पढ़े, इस देश का हर बच्चा पढ़े, गरीब वाला बच्चा भी पढ़े, अमीर वाला भी बच्चा पढ़े। ऐसा नहीं हो कि गरीब का बच्चा छूट जाए। हमें गरीब वाले बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी देनी है। कौन सी अपॉर्चुनिटी देनी है? पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी देनी है उसे। हमें समझ रहे हो? हमें उसे पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी देनी है, और जब उसे पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी दे दी तो अगर उसमें काबिलियत होगी तो कुछ बन जाएगा, नहीं होगी तो सरकार अब उसका हाथ पकड़ के लिखवाने से आंसर तो रही। क्लियर है? समझ रहे हो? तो बेसिकली फोकस किस पे किया जाता है? फोकस किया जाता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे। ये शब्द आपके चैप्टर में बार बार आएगा, इसको समझ लो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मतलब यह है कि हम सबको सेम अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तुमको भी, किसी और को भी, हम सबको इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब कोई बच्चा म्यूजिशियन बन जाएगा, कोई लॉयर बन जाएगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा, कोई ये कर लेगा, कोई वो कर लेगा, तो वो तो समाज में वैसे भी अलग अलग काम है, तो हर लोग अलग अलग कुछ ना कुछ करेंगे ही। लेकिन हमने सबको एजुकेशन दे दिया ना, प्रॉपर एजुकेशन दिया, बढ़िया से दिया, ठीक है। अब बनना नहीं बनना उस बच्चे के हाथ में। तो इसलिए आप लोग देखते हो कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्यों पॉलिसीज लेके आती है एजुकेशन को लेके, क्यों हेल्थ को लेके, ये तमाम तरीके की क्यों पॉलिसीज लाती है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अब करना नहीं करना उस बच्चे के हाथ में। और जब सरकार गरीबों तक ये सारी चीजें नहीं पहुंचा पाती है, तभी तो हम सरकार से लड़ते हैं। समझ रहे हो? तो बेसिकली हमें फोकस इस पे नहीं करना है कि सबके रुपए 100 हो जाए। हमें फोकस इस पे करना है कि हम सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि हर इंसान का हार्डवर्क अलग अलग होगा, हर इंसान का टैलेंट अलग अलग होगा। तो आप ये तय कर ही नहीं सकते हो कि हर बच्चे के पास 100 रुपए हो, क्योंकि वो अलग अलग बच्चों के हार्डवेयर, टैलेंट, एम्बिशंस, गोल, इन सब पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? लेकिन हम एक चीज इंश्योर कर सकते हैं, वो क्या होगी कि सबको एक जैसा एजुकेशन मिले, एक जैसा सिलेबस हो, एक जैसा एजुकेशन मिले। क्लियर? समझ गए हो? अब हम क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का एक बार कंटेंट पढ़ लेते हैं। होगा वही जो मैंने समझाया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? So the concept of equality implies that all people as a human beings are entitled to same rights and opportunities to develop their skills and talent and to pursue their goals and ambitions। वही कि हर नागरिक एज एन बीइंग एन ह्यूमन बीइंग सेम राइट्स हैं, सेम अधिकार हैं, और सबको अपने टैलेंट परस्यू करने का बराबर से समय मिलना चाहिए भैया। This means that in a society, people may differ with regard to their choices and preferences. They may also have different talents and skills
which result in some being more successful in their chosen career than other. But just because only some become cricketers or successful lawyers, it does not follow that society should consider unequal. समझ गए हो कि कोई क्रिकेटर बन गया, कोई लॉयर बन गया और कोई अनसक्सेसफुल रहा, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि समाज अनइक्वल है। अगर आप सबको सेम अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो आपका समाज इक्वल है, लेकिन अगर आप सबको सेम अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, मतलब सिर्फ अमीर अमीर पढ़ पा रहा है, गरीब नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपका समाज अनइक्वल है। तो है आपका समाज अनइक्वल, समझ रहे हो? इन अदर वर्ड, इट इज नॉट द लैक ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और वेल्थ or privilege, it is significant, but it is the inequalities in people access to such basic goods such as education, healthcare, safe housing that make for an unequal and unjust society. तो वही कि यहाँ पे इनइक्वालिटी कब होगा? जब एक इंसान एक बेसिक चीज़ है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि समाज अनइक्वल है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। नाम से क्या समझो? 2 मिनट का पॉज लो और यहाँ पे समझो नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। पहले क्या होता था? पहले कुछ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, वो नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज का जस्टिफिकेशन करते। आज की तारीख में ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन स्टिल कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको आज भी यूज करते हैं। नेचुरल इनइक्वालिटीज और सोशल इनइक्वालिटीज। नेचुरल से क्या समझे? कि वो बाय बर्थ, बाय नेचर ये इनइक्वालिटी है, और सोशल से क्या समझे? कि समाज ने ये इनइक्वालिटी बनाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई बच्चा बचपन से, जब से वो पैदा हुआ है तब से वो विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो वो उसकी नेचुरल इनइक्वालिटी है। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? या एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मेन एंड वुमेन दो अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग है? क्योंकि बाय नेचर ने उनको अलग अलग बनाया है, ठीक है। हमारा अलग अलग क्लासिफिकेशन हो रहा है कि पर्टिकुलर इंसान मेन है एंड द सेकेंड वन इज अ विमेन, ठीक है। तो ये नेचर ने अलग अलग बनाया है, ये हो गया नेचुरल इनइक्वालिटी। लेकिन सोशल इनइक्वालिटी क्या हो गया? कि नेचर ने अलग अलग तो बनाया है कि ये लड़का है, ये लड़की है, लेकिन समाज ने क्या किया है? समाज ने लड़की से बोला कि नहीं, तुमको घर का काम करना है, तुमको पढ़ना नहीं है। तो ये बाय बर्थ नहीं डिसाइड हुआ था। बाय बर्थ तो सिर्फ ये था कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये नेचर है, ठीक है। लेकिन समाज ने क्या कर दिया? समाज ने सोशल इनइक्वालिटीज कैसे कि ये लड़की है, पिंक कलर की फ्रॉक दे दो, ये लड़की है, बाहर का काम नहीं करेगी, घर का काम करवा दो। तो ये समाज के द्वारा बनाई गई इनइक्वालिटी है। तो नेचुरल इनइक्वालिटी से हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कुछ इनइक्वालिटीज तो बाय बर्थ, बाय नेचर रहेगी ना। आप मेन एंड वुमेन दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो। लेकिन समाज उस नेचुरल इनइक्वालिटी को क्या करता है? समाज उस नेचुरल इनइक्वालिटी को बहुत बड़ा चढ़ा के बना के दिखा देता है। तो हम नेचुरल इनइक्वालिटीज में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ पे ध्यान देना चाहिए? हमें सोशल इनइक्वालिटीज, जो सोशल इनइक्वालिटीज है उस पर फोकस होना जरूरी है। क्लियर? यहां तक की अंडरस्टैंडिंग लग गई है, एक बेसिक काम अपना यहाँ पे हो चुका है। आगे अब जरा अपन समझते हैं। Natural inequalities are considered to be the result of different characteristics and ability with which the people are born. It is generally assumed natural differences cannot be altered. वही different characteristics, ability, men, women की different characteristics हैं, ठीक है, और ये by nature है और हम इसको बदल नहीं सकते। क्लियर है? अब social inequalities क्या हुआ? Social inequalities on the other hand are created by the society. Certain society may, for instance, value more who perform intellectual work over those who do manual work and reward them differently. They may treat differently people of different race, color, gender और कास्ट। वही कि सोसाइटी किसी के काम, मान लो कि इंसान जो मेन है वो इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है, तो समाज बोल रहा है वाह वो जा रहा है, वो कमा के ला रहा है, वो घर चला रहा है। वहीं अगर हमने देखा कि कोई हाउसवाइफ है, घर का काम कर रही है, मैनुअल वर्क कर रही है, तो उसका काम इतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया जा रहा है। ये किसने बनाए? ये समाज ने बनाया। समझ में आया? तो यहाँ पे नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी का यहाँ पे डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी को आगे समझते हैं। नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल एंड सोशल हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनफेयर इनइक्वालिटीज, बट इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर और सेल्फ एविडेंट।
एग्जाम्पल, डिनाइंग वुमेन इक्वल राइट कुड बी जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ लॉन्ग women's were described as weaker sex। जैसे आपके इसमें कार्टून है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है, एनसीईआरटी में आपकी किताब में कार्टून दिया, कार्टून में क्या दिया है कि कार्टून में लड़का और लड़की वो दोनों बात कर रहे हैं, तो वो लड़का अपने आप को दिखा रहा है कि वो सुपीरियर है, और लड़की क्या बोल रही है कि तुम सुपीरियर कैसे हो, क्लास में तो मैं फर्स्ट आ रही हूँ। ध्यान है, वो कार्टून देखो एनसीईआरटी में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, कौन सा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, मतलब नेचुरल इनइक्वालिटीज और सोशल इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है। आप बोल रहे हो कि हम नेचुरल इनइक्वालिटीज में कुछ नहीं कर सकते, ये तो बाय बर्थ है, ये तो नेचर के द्वारा बनाई गई चीज है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो जाता है कि नेचुरल के नाम पे सोशल इनइक्वालिटीज लपेट दी जाती है। नेचुरल के नाम पे सोशल इनइक्वालिटी लपेट जाती है, मतलब कैसे, उसको मैं बताता हूँ। कि हमने यहाँ पे बात कर ली कि जो मेन है, मेन एंड विमेन अलग अलग है बाय नेचर, भगवान ने अलग अलग बनाए, दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, भगवान ने बनाए। लेकिन समाज ने क्या किया, समाज ने उसे वीकर सेक्स घोषित कर दिया कि नहीं वो कमजोर है, वो ये काम थोड़ी ना कर पाएगी, ये थोड़ी ना कर पाएगी, ऐसा नहीं कर पाएगी। तो किसी ने पूछा क्यों नहीं कर पाएगी भैया, तो उन्होंने बोला नहीं ये तो नेचर के द्वारा बनाया गया ना, ये तो नेचर ने बनाया है। ये गलत है, समझ रहे हो। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग सोशल इनइक्वालिटी को छुपाने के लिए नेचुरल इनइक्वालिटी की चादर ओढ़ रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सोशल इनइक्वालिटी को छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं, नेचुरल इनइक्वालिटी की चादर ओढ़ रहे हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझोगे कि जैसे इंस्टीट्यूशन लाइक स्लेवरी आर बीइंग जस्टिफाइड बिकॉज ब्लैक पीपल इन अफ्रीका वेर कंसिडर्ड टू बी लेस इंटेलिजेंस बाय देयर कॉलोनियल मास्टर्स। जब हमने पूछा, ध्यान से समझो, जब अंग्रेजों से पूछा गया कि तुमने इन लोगों को गुलाम क्यों बनाया, एशिया में क्यों गुलाम बनाया, अफ्रीका में लोगों को क्यों गुलाम बनाया, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला बाय नेचर क्या है, बाय नेचर हम वाइट हैं, तो हम बहुत, हमारे सोचने की कैपेबिलिटी, हम लोग बहुत अच्छा सोच सकते हैं, और ये जो लोग हैं ये बाय नेचर इनका ये बुद्धू हैं, दिमाग से कमज़ोर हैं, इसलिए इसलिए हमने इन पर रूल किया। समझ रहे हो। तो जबकि ऐसा कुछ भगवान ने बनाया नहीं है, ऐसा उन्होंने एक समाज को एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नेचुरल इनइक्वालिटी बहुत छोटी मोटी होती है कि मेन विमेन अलग अलग हैं, ठीक है, या नेचुरली देखो तो वो बच्चा क्या कर पा रहा है, नेचुरली देखा तो वो बच्चे को कोई समस्या है, बाय बर्थ कोई इशू है। लेकिन समाज क्या करता है, समाज उस नेचुरल इक्वालिटी को इतना बड़ा कर देता है कि उसे सोशल इनइक्वालिटीज का नाम, सोशल इनइक्वालिटीज को भी नेचुरल इनइक्वालिटी में लपेट देता है। एग्जाम्पल मैंने विमेन वाला आपको बताया है, क्लियर है। तो ये हम डिस्टिंक्शन देखते हैं, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। नेचुरल इनइक्वालिटी वो है जो कि बाय बर्थ है, और सोशल इनइक्वालिटी वो है जो कि समाज ने बनाई है। आज की तारीख में ये डिस्टिंक्शन कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इसको क्रिटिसाइज करते हैं, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि सोशल इनइक्वालिटीज को नेचुरल इनइक्वालिटीज के नाम पे लपेट के साइड लाइन कर दिया जाता है, और कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं ये जस्टिफिकेशन सही है। क्लियर है, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई है। अब देखो, देयर आर 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की क्या है, इक्वालिटी के 3 डायमेंशन। पहला कौन सा है, पहला है पॉलिटिकल इक्वालिटी, दूसरा है सोशल इक्वालिटी, तीसरा है इकोनॉमिक इक्वालिटी। अपने को इन तीनों इक्वालिटीज को बहुत ध्यान से समझना है। It is only by addressing each one of these 3 different dimensions of equality we can move towards more just and equal society। जब हम इन तीनों इक्वालिटी को समझ जाएंगे तभी हम समाज को बहुत अच्छा बना पाएंगे। तो हमें इन तीनों इक्वालिटी को यहाँ पे सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी की। आप पॉलिटिकल इक्वालिटी से क्या समझते हो? पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब हम सबके पास सेम अमाउंट ऑफ लीगल राइट है, सेम अमाउंट ऑफ लीगल राइट है। कोई भी इंसान, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो 18 प्लस या 18 और 18 प्लस का है तो वो वोट डाल सकता है, बढ़िया है। और कोई भी इंसान इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, जैसे सबकी अलग अलग है, लोकसभा में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो उसकी एज अलग है, राज्यसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो अलग। तो हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, हम सबके पास सेम अमाउंट ऑफ लीगल राइट है, हम सभी नागरिक राइट टू वोट है हमारे पास में, हम सब लोग राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉलिटिकल इक्वालिटी। कानून भी हम सबको बराबर देख रहा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कानून है वो ऐसा नहीं देख रहा है कि अमीर है ये गरीब है ये ऐसा है, कानून की नज़र में हम सारे के सारे लोग इक्वल हैं। ये क्या हुआ, ये हुआ पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। In democratic society, political equality will normally include guaranteeing equal citizenship to all members of the state. We know that considerable inequality can exist even in the country
which grant equal rights to all citizens. These inequalities are often results of differences in the resources and opportunities which are available to the citizen in social and economic sphere. हमने सबको इक्वल सिटीजनशिप दे दी कि तुम सब भारतीय नागरिक हो, उसके बावजूद हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, अब डिबेट है कि हम पॉलिटिकल इक्वालिटी, सेम अमाउंट ऑफ राइट देने के बाद भी समाज में इनइक्वालिटी रह जाती है। क्यों इनइक्वालिटी रह जाती है? क्योंकि हर इंसान के पास में सेम अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं रहता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, सिर्फ सोचना है। मैंने बोला कि इस देश में हर इंसान के पास में राइट टू वोट है, बढ़िया है, क्लियर, राइट टू वोट है। अब हर इंसान वोट डालने जा रहा है। अगर मैंने पढ़ाई अच्छे से की होगी, अगर मैंने न्यूज़ बहुत अच्छे से देखा होगा, अगर मैंने सरकार को बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा, तो जब मैं वोट डालने जाऊंगा तो मुझे पता रहेगा क्या सही है क्या गलत है। वही वो गरीब व्यक्ति जिसका कि बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है, क्योंकि उसके पास में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, रिसोर्सेज की कमी थी, पैसे नहीं थे, जब वो वोट डालने जाएगा तो क्या देखेगा? वो देखेगा कि एक रात पहले मुझे दारू किसने दी है, कंबल किसने दिया, पैसे किसने बांटे होगा। ये स्थिति है हमारे देश में, ऐसा हम बहुत सारे उसमें देखते हैं। चीजें नो डाउट बहुत ज्यादा बदली है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर रहा, बट स्टिल आज हम देखते हैं कि नहीं देखते, कहीं ना कहीं तो आपको भी सुनने में आ जाता है ना कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि हम लोग देखते हैं कि चुपके से कोई दारू बांट देता है, चुपके से कोई पैसे बांट देता है, ये सारी चीजें हो रही है। तो समझ रहे हो कि हम बात तो कर रहे हैं, हम सारे लोग इक्वल हैं, लेकिन उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल, मैंने बोला कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वेल एंड गुड। चुनाव आखिर लड़ता कौन है? यूजली जिसके पास पैसा होता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि हम देखते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे रुपए खर्च करने पड़ते हैं, कॉन्टेस्ट करने के लिए, अपना नामांकन भरने के लिए, अपना नॉमिनेशन इलेक्शन कमीशन फाइल करने के लिए तो कोई भी चला जाएगा, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन आप भी जानते हो कि सर ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की पॉसिबिलिटी किसके पास है? एक्सेप्शंस हम हमेशा लेके चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जीतेगा कौन? जिसके पास पैसा होगा, जो पैसा बांटा होगा। समझ रहे हो? तो हम सिर्फ नाम की इक्वालिटी बोल रहे हैं, और देखा जाए तो इक्वालिटी है, इक्वालिटी है भी कि हम सब लोग इक्वल हैं, हमारे पास सबके पास राइट टू वोट है, हम सब लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और कानून की नज़र में हम सारे के सारे लोग इक्वल हैं, है। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है। क्यों इनइक्वालिटी है? क्योंकि समाज में हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही है, तो सोसाइटी में हमें सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही है। समझ रहे हो? ये पॉलिटिकल इक्वालिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सोशल इक्वालिटी के। Political equality or equality before law is an important first step in the pursuit of equality, but it is often supplemented by equality of opportunities. While former is necessary to remove any legal hurdles which might exclude people from voice in government and deny them access to social goods, and the pursuit of equality requires that the people belonging to different groups and communities have a fair and equal chance to compete for goods and opportunity. For this, it is necessary to minimize the efforts of social and economic equality and guarantee certain minimum condition of life to the member of society. जो मैंने तुम्हें पॉलिटिकल इक्वालिटी में बात बताई थी, उसी को आगे लेके आते हैं कि आपने पॉलिटिकल इक्वालिटी में सबको राइट्स तो दे दी, ठीक है, जो डिबेट मैंने बताई थी उसी डिबेट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, भूलना नहीं कि आपने सबको राइट्स तो दे दी, वोटिंग राइट्स दे दी, कानून की नज़र में इक्वल है। लेकिन जब समाज में इक्वालिटी नहीं है, अब जब समाज में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, या मान लो कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ और मैंने देखा है कि यार मेरे को चुनाव जीतना है। अब चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए? चुनाव जीतने के लिए चाहिए कि सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले। सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले इन द सेंस कि ऐसा हो सकता है A, B, C, D। ध्यान से समझना, ठीक है? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ध्यान से समझना है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, या 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, A, B, C, D, ठीक है? ये चारों लोग प्रचार कर रहे हैं। अब A को वोट मिले कितने? 10, B को वोट मिले हैं 7, C को वोट मिले हैं 5, D को वोट मिले हैं कितने मिल गए हैं भैया? 2 मान लो। चुनाव कौन जीतेगा? हु इज द विनर? ये विनर है, भले 3 वोट ज्यादा है लेकिन ये विनर है। तो मैं क्या देखूंगा जब मैं चुनाव लड़ रहा हूं? तो मैं ये देखूंगा कि समाज में, मतलब मैं देख रहा हूँ कि समाज में इनइक्वालिटी है, मैं कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या है? मुझे तो ये कि मुझे चुनाव जीतना है। कैसे चुनाव जीतना है? मेजॉरिटी ऑफ द लोग से। अब मेजॉरिटी के लिए मैं माइनॉरिटी को नेग्लेक्ट भी तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ?
चुनाव जीतने के लिए मुझे सबको साथ लेना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? चुनाव जीतने के लिए मुझे सबको साथ लेना जरूरी नहीं है। चुनाव जीतने के लिए मुझे बस इतना देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मेरे साथ में रहे, बस। क्लियर है? समझ में आया? तो समाज में हम लोग क्या देखते हैं? समाज में हम लोग इनइक्वालिटीज देख रहे हैं। कैसे इनइक्वालिटीज देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि विमेन के साथ में कई बार अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेके डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। और ये जो समाज में इनइक्वालिटी है, ये कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी को हैम्पर करता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी को कहीं ना कहीं क्या करता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करने देता। कैसे नहीं? कि मान लो मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा भी, मान लो कि मैं बहुत बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हूँ, तो मैं चुनाव कॉन्टेस्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं जीत नहीं सकता हूँ। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन बनाते हैं। तो सोशल इक्वालिटी मतलब क्या है? कि समाज में सारे लोग इक्वल रहे। समाज में सारे लोग इक्वल रहे मतलब मेन विमेन कास्ट बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। ऐसा नहीं हो कि मेन एंड विमेन के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, विमेन के पास में नहीं, सभी के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। और आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, पता है आपको एक डिबेट और बताऊं, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है लेकिन समझो। हमने मेन को इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, विमेन को इक्वल राइट्स की बात, ट्रांसजेंडर के पास भी राइट्स होना, समझ रहे हो? उसकी यहाँ उनकी यहाँ पे कहीं पे भी बात नहीं हो रही है, बट स्टिल हमें सबको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वो लोग पीछे छूट जाएंगे। क्लियर हो रहा है? और कहीं ऐसा ना हो कि विमेन राइट्स इतनी ज्यादा बात कर ले कि मेन की राइट्स छूट जाए। आपको ये सारे डिबेट्स को देखो, बहुत ध्यान से समझना है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत है, अगर तुमने दिमाग से सोचा तो। इन सारे डिबेट्स के बारे में सोचो कि हाँ सर, इतनी विमेन विमेन राइट्स कर दी, मेन के राइट्स के बारे में भी तो बात करनी। चलो ठीक है, मेन के राइट्स के बारे में बात कर ली, मेन की कंडीशन बहुत अच्छी है, विमेन की कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं, राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ट्रांसजेंडर की भी तो बात करें। दे आर ऑल्सो दी पार्ट ऑफ सोसाइटी, बात तो हमें उनके बारे में भी करनी पड़ेगी ना। क्लियर हो रहा है? तो ये जो था कि जैसे इनहेरिटेंस राइट, प्रॉपर्टी राइट्स बराबर मिलना चाहिए, लॉ तो बोल रहा है कि चलो दे देंगे, लेकिन फिर भी क्या विमेन प्रॉपर्टी ले रही है कि अपने पापा की? नहीं ले रही। समझ रहे हो? तो ये तमाम तरीके की चीज क्या है? ये तमाम तरीके की चीजें हमारी सोशल इक्वालिटी में आती है। बारी आती है इकोनॉमिक इक्वालिटी, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो सबके मन में वो पैसा ही ध्यान आता है कि सबके पास सेम अमाउंट ऑफ मनी हो, वो गरीब है वो अमीर है। कोई भी सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में आप लोग कम सोचोगे। सबसे ज़्यादा किसके बारे में सोचते हो? सबसे ज़्यादा आप लोग सोचते हो इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में। तो ज़रा इकोनॉमिक इक्वालिटी को यहाँ पे समझते हैं। We would say that economic inequality exists in a society if there are significant differences in a wealth, property और income between individual और classes। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो देखो यहाँ पे हम क्या बात करें, हम बात करें कि इकोनॉमिक इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करती है। मैं आपसे पूछूंगा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो आप बोलोगे कि सर कोई बहुत गरीब है कोई बहुत अमीर है, तो समाज में क्या हो गया? समाज में हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी को मेजर कैसे करेंगे कि इक्वालिटी है या कितनी इक्वालिटी, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, वो भी एक सवाल। वन वे ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन सोसाइटी वुड बी टू मेजर द रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। हमें रिलेटिव डिफरेंस देखना है कि इनके बीच में जो रिच और पुअर, इनकी इनकम में कितना डिफरेंस है, या कितने रिच हैं कितने पुअर है, कितने परसेंट पॉपुलेशन रिच है कितनी परसेंट पॉपुलेशन पुअर है। ठीक है, पुअर की डेफिनेशन क्या होगी? क्या मतलब हम कितने रुपए, मतलब हम आप देखते हो कि वेरी करता है वो, गवर्नमेंट उसे टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है कि अगर आपने एक दिन में इतने रुपए कमा रहे हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन आओगे, या इतने रुपए से ज़्यादा कमा रहे हो तो आप अबव पॉवर्टी लाइन आओगे, और आपके पास इतनी ज़मीन है तो ऐसा और ऐसा है। तो गवर्नमेंट के अलग अलग क्राइटेरिया है वहाँ पे। Another way could be to estimate the number of people who live below the poverty line। इकोनॉमिक इक्वालिटी को देखना है तो हम ये भी देख सकते हैं कि इस देश में बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, हम वो भी वहाँ पे नाप सकते हैं, देखा जा सकता है। If in a society certain classes of people have enjoyed considerable wealth and power which goes with it over the generation, the society will become divided between those classes and other who have remained poor over the generation। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल किसी परिवार के पास में बहुत बढ़िया पैसा है, बहुत अच्छा पैसा है,
और वो जनरेशनल चले जा रहा है, और जिसके पास पैसा है वही पावर में, और जो गरीब है वो गरीब होते चले जा रहा है। तो ये डिस्टिंक्शन जो है अमीर गरीब का, ये और बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा? ये और बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? कैन गिव राइज टू resentment and violence because of the power of the wealthy classes. It might prove difficult to reform such society to make it more open and egalitarian. और यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर इन दोनों वर्ग में, अमीर और गरीब में, क्योंकि अमीर के पास ही पावर है और इनका डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, तो इन दोनों अमीर और गरीब में हमेशा हमको क्लैश देखने को मिलेगा। और हम लोग ये देखेंगे सोसाइटी में अच्छा खासा डिवीजन हो जाएगा, और हम सोसाइटी को वापस से इगैलिटेरियन, वापस से एकदम इक्वल नहीं बना पाएंगे। समझ रहे हो? तो इस चीज का भी, ये चीज भी हमें क्या करना होगा, ये चीज को भी ध्यान रखा जाता है। नाउ मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म क्या है? ये एक आइडियोलॉजी है। मार्क्सिज्म क्या बोलता है? ये है कार्ल मार्क्स, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की फोटो है, इनको आप बहुत बार पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस में, कार्ल मार्क्स बार बार आएंगे। और यहाँ पे किसकी फोटो लगाई है मैंने? यहाँ पे जॉन लॉक की फोटो लगाई है। ऑल्दो लिबरलिज्म में बहुत सारे थिंकर है, एडम स्मिथ से लेके जॉन लॉक से लेके बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पे जॉन लॉक की तस्वीर लगाई और यहाँ पे कार्ल मार्क्स की। अब कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स यहाँ पे कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी ड्यू टू प्राइवेट ओनरशिप ऑफ वेल्थ। वो बोलते हैं कि समाज में जो इनइक्वालिटी है वो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ वेल्थ है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ है? प्रॉपर्टी कम्युनिटी के पास में जाए, समाज के पास में आ जाए, ठीक है। दो जो है वेल्थ ऑल्सो हैव पॉलिटिकल पावर। मार्क्स कहते हैं कि जिसके पास वेल्थ है वही उनके पास ही क्या है? उनके पास ही पॉलिटिकल पावर है। अब आप ये समझो कि ये बात तो मार्क्स ने सही बोली है कि जिसके पास पैसा है वही सरकार में बना हुआ है। हर इंसान के पास में पैसा है तभी सरकार में है। अगर आप सारा देखोगे संपत्ति वगैरह, तो मार्क्स का ये कहना है कि समाज में डिवीजन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ लोगों के पास में, समाज के कुछ चंद लोगों के पास में है वेल्थ, बाकी के सारे लोग तो गरीब ही हैं। और हमेशा सरकार में वही बना रहता है जिसके के पास में पैसा होता है। तो मार्क्स क्या रहता है? मार्क्स बोलता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी हैज नो मीनिंग विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी। मार्क्स बोलते हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहिए, अगर आपको समाज में सबको बराबर पे लेके आना है, तो पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी कोई मीनिंग नहीं रखता। अगर आपने बोल दिया कि चलो तुम्हारे सबके पास में वोटिंग राइट्स है, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मार्क्स बोल रहे हैं कि सबके पास में वोटिंग राइट है, तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कौन कर सकता है? अमीर लोगों के पास ऑप्शन ही कहाँ है? सिर्फ वोटिंग राइट देने से डेमोक्रेसी नहीं होता है, ध्यान से सोचना। सिर्फ वोटिंग राइट दे देने से डेमोक्रेसी नहीं होती है, हमारे पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए। मान लो मेरे पास में चार, हम सब लोग गरीब हैं, मान लो 80% पॉपुलेशन इस देश की, 80% जो पॉपुलेशन है वो क्या है? वो मिडिल क्लास है या पुअर है। एक एग्जाम्पल के लिए अपन ऐसा मान लेते हैं। ये 80% पॉपुलेशन को जो ऑप्शन मिले हैं 1 2 3, ये तीन ऑप्शन जो मिले, ये तीनों के तीनों अमीर हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या चूज करना है? तीन अमीर में से सबसे ज्यादा अमीर वाला मुझे कौन रूल करेगा? यही हो रहा है कि इन तीन अमीर में से सबसे ज्यादा अमीर वाला मुझे कौन रूल करेगा। तो बोलते हैं ये कोई डेमोक्रेसी थोड़ा ना है। तो मार्क्स का कहना है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि आप इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं लेके आते हो, क्योंकि हमेशा हम ये देखते हैं कि पैसे से लेके, मतलब पैसा इंपॉर्टेंट होता है, और जिसके पास में पैसा होगा वो कभी भी अपने पास से पावर, अपने पास से चीजें जाने ही नहीं देगा। ये है मार्क्सिस्ट थॉट, मार्क्सिज्म। ध्यान है मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? इज्म, ISM, ये एक आइडियोलॉजी को दर्शाता है। तो वैसे ही आपने आइडियोलॉजी प्रीवियस वाले वन शॉट रिवीजन में भी मैंने पढ़ाई है, ध्यान करो। तो ये मार्क्सिज्म एज एन आइडियोलॉजी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रहते हैं, और ये लोग ये बोलते हैं कि वेल्थ मतलब पावर में कौन रहता है? जिसके के पास पैसा हो, ठीक है। लिबरलिज्म, ये वाली आइडियोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रीडम वाले चैप्टर में, ध्यान करो। तो लिबरलिज्म क्या बोलता है? कंपटीशन इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज। स्टेट इंटरवीन टू इंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे जो लिबरल आइडियोलॉजीज है, जो लिबरलिज्म की बात करते हैं, वो यहाँ पे ये बात करते हैं कि भैया आप ये नहीं कर सकते कि आप प्राइवेट ओनरशिप दो ही ना। अगर आप प्राइवेट ओनरशिप नहीं दोगे तो लोगों के अंदर से एक वो मर ही जाएगा कि मुझे काम करना है। जब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सरकार खिला ही देगी तो तुम बताओ लोग काम क्यों करेंगे? सही ये भी है, सही ये भी है, दोनों सही है अपनी अपनी जगह। ध्यान देखना, ये बोल रहे हैं कि अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी दोगे नहीं तो लोग काम क्यों करेंगे? लोग को है तो कि सरकार पैसा दे ही देगी, अपन तो आराम करते हैं, लोग आलसी नहीं हो जाएंगे। तो इनका है कि कंपटीशन सही तरीका है। आप इंसान को फ्री छोड़ दो, जिस इंसान के पास टैलेंट होगा, जो इंसान ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा बिल्ड करेगा, जो आलसी है उसको कोई हक नहीं है।
फिर भी लिबरल ये बोलते हैं कि हम मानते हैं कि समाज में कुछ गरीब रह जाते हैं। तो जो गरीब रह जाते हैं इन द सेंस कि समाज में कुछ लोग हैं जो कि बाय बर्थ और जनरेशनल हम लोग देख रहे हैं कि उनके साथ में गलत हुआ है, तो उनके लिए स्टेट मतलब सरकार इंटरवीन करेगी बार बार। सरकार उनको एजुकेशन देगी, सरकार उनको राशन देगी, सरकार जैसे आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट कुछ लिबरलिज्म के हिसाब से ही काम करती है कि कंपटीशन है, जिसके मतलब जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े, जो कुछ नहीं कर रहा है वो कुछ ना करे। और सरकार जो है सरकार गरीबों के लिए पॉलिसीज लेके आती रहती है। सो देर इज नो रोल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी इन इकोनॉमिक इक्वालिटी। वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी का कुछ लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल इक्वालिटी अपनी जगह है, सोशल इक्वालिटी अपनी जगह है, इकोनॉमिक इक्वालिटी अपनी जगह है। हम मानते हैं, लिबरल बोलते हैं कि समाज में सारे लोग इक्वल नहीं रहेंगे, ये लिबरल स्वीकार करते हैं और इसलिए सरकार काम करेगी। ठीक है, तो ये दो आइडियोलॉजी आपने देखा कि मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म का इकोनॉमिक इक्वालिटी पे क्या कहना। अब बारी आती है सोशलिज्म को, एक और आईएसएम इज्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, एक और आइडियोलॉजी को आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये आइडियोलॉजी आपके कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से देखो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीने वाले चैप्टर में मैंने लिबरलिज्म भी पढ़ाया है, आगे हम फेमिनिज्म भी पढ़ेंगे। इन आइडियोलॉजीज को बहुत ध्यान से करना है। Socialism refers to a set of political ideas that emerge as a response to inequalities present in and reproduced by industrial capitalist economy. सोशलिज्म है, जो सोशलिज्म है वो इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अगेंस्ट में एक आइडियोलॉजी आई थी। इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज के ओनर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बोलते हैं। कैपिटलिस्ट मतलब बहुत पैसा है उनके पास में, तो उसके अगेंस्ट थी। वो ये देखते हैं कि समाज में मतलब सोशलिज्म से पहले ऐसा देखा जाता था कि समाज में बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज के ओनर हैं यही रूल कर रहे हैं, यही पॉलिटिकल पावर में हैं, यही देश को चला रहे हैं। ठीक है, और जो बड़े बड़े ये ओनर्स हैं यही वर्किंग कंडीशन सेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट में आई थी क्योंकि जो लोग थे वो बहुत खफा हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें कंपटीशन और इन सब के बेसिस पे होने लग गई थी। तो सोशलिस्ट एज एन आइडियोलॉजी आई थी इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अगेंस्ट में। द मेन कंसर्न ऑफ सोशलिज्म इज हाउ टू मिनिमाइज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज जस्टली। Although advocates of socialism are not entirely opposed to the market, they favor some kind of government regulation, planning, and control over certain key areas such as education and healthcare. सोशलिज्म का बेसिकली ये है कि जो समाज में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको कैसे कम किया जाए। कुछ लोग बहुत अमीर हो गए जो इंडस्ट्रीज़ के ओनर हैं, कुछ लोग जो वर्कर हैं वो बहुत गरीब हो गए। तो सोशलिज्म एज एन आइडियोलॉजी में यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि समाज में जो इनइक्वालिटीज़ है कोशिश किया जाए कि ये कम हो, पूरी नहीं भी हो तो कोशिश किया जाए। अब कैसे काम हो, तो बोलते हैं कुछ सोशलिस्ट का मानना रहता है कि गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल कर ले, कुछ सोशलिस्ट का मानना होता है कि नहीं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पूरा ही कंट्रोल कर ले। गवर्नमेंट ऐसा है कि कुछ कुछ काम करे, कि जैसे सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कर दे, जो गरीब है उनको भी एजुकेशन दे दे, प्रॉपर हेल्थ केयर दे दे, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। और वो एकदम ये नहीं बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को खत्म कर दो, वो कहीं ना कहीं मिडिल पाथ लेके आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। और अलग अलग सोशलिस्ट थिंकर की देखो अलग अलग बात होगी। जैसे अब ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तो बहुत सारे सोशलिस्ट थिंकर पढ़ोगे, तो किसी का अपना ओपिनियन, किसी का अपना ओपिनियन, किसी का अपना ओपिनियन। तो मैं मोटे माटी तौर पे आपको एक बताते हुए चल रहा हूँ क्लास 11 के अकॉर्डिंग। इन इंडिया, अब इंडिया की बात करते हैं। इन इंडिया द एमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर राम मनोहर लोहिया आइडेंटिफाइड 5 काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज दैट नीड टू बी फॉट अगेंस्ट साइमल्टेनियसली। अब इंडियन सोशलिस्ट थिंक करते हैं राम मनोहर लोहिया, वो 5 तरीके की इनइक्वालिटी बताते हैं। कितनी? 5 तरीके की इनइक्वालिटी बताते हैं जिसके की अगेंस्ट हमें लड़ना है। ध्यान रहे, राम मनोहर लोहिया, कॉम्पिटिटिव में बहुत बार ये सवाल आएगा। पहली इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। जो मेन एंड वुमेन के बीच में जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, मेन को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, वुमेन को नहीं मिल रहा है, इसको खत्म करने की जरूरत है। इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, जो स्किन कलर के बेसिस पे जो हम एक तरीके से क्या देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, काला गोरा, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, कास्ट के नाम पे आप देखते हो कि इंडिया में हम लोग देखते थे, इनफैक्ट आज भी देखने को मिलता है, आज कम हो गया लेकिन स्टिल देखने को मिलता है, और एक ज़माने में तो बहुत की जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है वो हो। ठीक है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, कॉलोनियल रूल ऑफ सम कंट्रीज ओवर दी अदर, जो कॉलोनियल रूल है कि दूसरी कंट्री आके हमारे ऊपर रूल कर रही है, ये बंद हो। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एंड ऑफ कोर्स जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कोई अमीर है कोई गरीब है, ये बंद हो। तो 5 तरीके की इनइक्वालिटी पे राम मनोहर लोहिया फोकस करते हैं। मेन एंड वुमेन, स्किन कलर,
कास्ट बेस हो गया, कॉलोनियल रूल वाला हो गया, और लास्ट में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये 5 तरीके की इनइक्वालिटी पे राम मनोहर लोहिया फोकस करते हैं। ये पांचों आपको ध्यान रहने चाहिए। मेन एंड वुमेन, स्किन कलर, ध्यान करो, मेन एंड वुमेन, स्किन कलर। उसके बाद में कौन सा था, मैं पीछे नहीं देखूंगा, कौन सा था, मेन एंड वुमेन, स्किन कलर, कॉलोनियल वाला हो गया, देख लिया मैंने, कॉलोनियल वाला हो गया। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा था, कॉलोनियल, देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और कास्ट बेस इनइक्वालिटी। क्लियर है? ठीक, तो इनको आपको ध्यान रखना है। This might appear a self idea today, but during Lohiya's time, it was a common for socialists to argue class inequality was the only form of inequality worth struggling against. राम मनोहर लोहिया के दौरान, ठीक है, अगर हम बात करें 1960, 1950, इस दौरान अगर हम लोग बात करें, तो राम मनोहर लोहिया के दौरान क्या हो रहा था, जितने भी सोशलिस्ट थिंकर थे वो बोल रहे थे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे फोकस कर लोगी तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। उनको ऐसा है कि अमीर गरीब वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। लेकिन राम मनोहर लोहिया का क्या कहना था, राम मनोहर लोहिया का कहना था कि नहीं, हम सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे फोकस नहीं कर सकते, हमें इन पांचों पे फोकस करना होगा और पांचों के लिए अलग अलग रिवॉल्यूशन लेके आने होंगे। पांचों के लिए क्या करना होगा, पांचों के लिए अलग अलग रिवॉल्यूशन लेके आने होंगे। तो जो बाकी सोशलिस्ट थिंकर कहते थे, क्या कहते थे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे फोकस कर लो, पैसे वाले पे फोकस करो, तो राम मनोहर लोहिया बोलते थे कि उस पर फोकस करना है लेकिन हमें दूसरे पे भी फोकस करना है और सबके लिए हमें अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़नी होगी। मेन एंड वुमेन की इक्वालिटी के लिए अलग स्ट्रगल होगा, कास्ट बेस्ड के लिए अलग होगा, इकोनॉमिक के लिए अलग होगा। तो आप सारी इनइक्वालिटी को सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का नाम नहीं दे सकते हो, आपको सबके लिए क्या करना होगा, आपको सबके लिए अलग अलग लड़ना होगा। ये राम मनोहर लोहिया का कहना था। अब हम कैसे लड़ेंगे, तो राम मनोहर लोहिया बोलते हैं सप्त क्रांति। क्या बोलते हैं, सप्त क्रांति, मतलब 7 रिवॉल्यूशन, ठीक है, सप्त क्रांति। तो अगर कभी कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ जाए कि सप्त क्रांति किसने दिया था, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया बोलते हैं कि 5 तरीके की क्या है इनइक्वालिटी बताई राम मनोहर लोहिया ने, और उन 5 तरीके की इनइक्वालिटी से कैसे लड़ा जाएगा, उनसे लड़ा जाएगा सप्त क्रांति के माध्यम से। दैट मीन्स 7 रिवॉल्यूशंस। अब तुम लोग बोलोगे कि सर 5 इनइक्वालिटी 7 रिवॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा, 5 इनइक्वालिटी के लिए 5 रिवॉल्यूशन होने चाहिए ना। नहीं, वो 2 इनइक्वालिटी की और बात करते हैं। वो 2 इनइक्वालिटी कौन सी बताते हैं, पहले वो बोलते हैं रिवॉल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टी अगेंस्ट अनजस्ट एनक्रोचमेंट। सिविल लिबर्टीज, ठीक है, कि हम लोगों के जो राइट्स हैं, जो अनजस्ट एनक्रोचमेंट है, जैसे अंग्रेजों के दौरान हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी ले लेते थे, ये सारी चीजें, तो इंसान के पास में राइट्स रहे। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में एक और उन्होंने बताया था रिवॉल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस, कि नॉन वायलेंस के लिए भी एक रिवॉल्यूशन होना चाहिए, कि किसी के पास में वेपन्स रहेंगे, किसी के पास में नहीं रहेंगे। तो जिसके पास वेपन्स रहेंगे वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं। तो बोलते हैं रिवॉल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस एंड रिवॉल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज अगेंस्ट अनजस्ट इंक्रोचमेंट। ये 2 इनइक्वालिटी और बताते हैं। वो 5 इनइक्वालिटी मेन बताई उन्होंने कि ये 5 जो इनइक्वालिटी है, मेन एंड वुमेन, स्किन कलर वाला हो गया, कास्ट बेस्ड हो गया, कॉलोनियल रूल ऑफ सम अदर कंट्रीज हो गया, और इसके बाद में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई। ये 5 मेन इनइक्वालिटी है। इसके अलावा वो 2 और इनइक्वालिटी बताते हैं, वो होता है रिवॉल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट एंड रिवॉल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस। इन दो तरीके के लिए भी और वो लड़ने की बोलते हैं, इसलिए टोटल हुई 7, और इसलिए वो बात करते हैं 7 रिवॉल्यूशन की। ध्यान रहे ये वाला कॉन्सेप्ट पेपर में बहुत बार आप लोगों से पूछा जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म अगेन एज एन आइडियोलॉजी क्या है, उसे हम फिर से समझते हैं। एक बार और मैंने बताया था आपको पुराने वाले वन शॉट रिवीजन में, ध्यान दे के आना। फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन। Feminists are those men and women who believe that many of the inequality in society between men and women are neither natural nor they can be altered, so both men and women can lead a free and equal life. Basically feminism बात करता है women rights को लेके, और ये जो बात करते हैं ना, वो बेसिकली बात करते हैं कि महिला और women, मतलब महिला दैट इज women और men, इन दोनों की इक्वल राइट्स होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन करते हैं पेट्रियार्की को। पेट्रियार्की किस पे बेस्ड है, पेट्रियार्की इस पे बेस्ड है कि मेन एंड वुमेन में कुछ नेचुरल डिफरेंसेस है,
ठीक है, बाय बर्थ कुछ नेचुरल डिफरेंसेस हैं, लेकिन पेट्रियार्की के माध्यम से क्या होता है कि वो नेचुरल डिफरेंसेस को छोड़ के, वही सोशल इनइक्वालिटीज ध्यान करो, इन लोगों ने और डिफरेंसेस बना दिए कि ये दोनों अलग अलग है, बाय नेचर अलग अलग है, तो महिला जो है वो घर का काम करेगी, आदमी है जो बाहर का काम करेगा। तो फेमिनिज्म पेट्रियार्की को क्वेश्चन करता है कि आप नेचुरल डिफरेंसेस को सोशल इनइक्वालिटीज के माध्यम से ऐसा मत करो। ठीक है, तो बेसिकली विमेन राइट्स की बात करते हैं कि मेन एंड विमेन को इक्वल राइट्स होना चाहिए। और यहाँ पे ये बताया गया है सेक्स और जेंडर के बीच में एक डिफरेंस बताया गया, इसमें किसके बीच में, सेक्स एंड जेंडर के बीच में, इसमें यहाँ पे एक डिफरेंस बताया गया है। क्या है डिफरेंस, वो बोलते जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म्स मींस ये डिनोट कर रहा है कि बाय नेचर मेन एंड विमेन अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन जेंडर क्या है, जेंडर समाज ने बनाया है कि बाय नेचर ये दोनों अलग अलग तो है कि आपके घर बच्चा हुआ तो डॉक्टर बता देता है कि मुबारक हो आपके यहाँ बेटा हुआ है, या मुबारक हो आपके यहाँ बेटी हुई है, दैट्स इट। उसके बाद में जब वो बच्चा बड़ा होता है तो लड़की होती है तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप पिंक फ्रॉक ले आते हैं, उसके लिए किचन सेट ले आएंगे, लड़का हुआ तो उसके लिए गन ले आएंगे, कुछ ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का ऐसा कुछ कपड़े लेके आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। तो यहाँ पे ये बात है कि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है, लेकिन जेंडर जो है वो किसने बनाया, वो समाज ने बनाया है। समाज तय करता है कि लड़के को ये करना है, लड़की को ये करना है। ये कहाँ लिखा है कि लड़के को ये करना, लड़की को ये? हमने तो मतलब बायोलॉजिकली भगवान ने तो सिर्फ एक डिफरेंस बनाया है, नेचुरल डिफरेंस बनाया है कि मेन और विमेन, लेकिन समाज ने तो उनके काम ही बता दिए कि लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, ये करेगा, ये करेगा। तो जो फेमिनिज्म है वो जेंडर के खिलाफ है, मतलब जेंडर इन द सेंस जो समाज ने जो काम बताए हैं कि महिलाओं को ऐसा करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, वो इसके खिलाफ है। नेचुरल डिफरेंसेस तो है जो है। तो आपको एक चीज और समझ में आई जो कि आपको आगे काम में आएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ये बायोलॉजिकल है और ये समाज के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। देखो, लेकिन आज की तारीख में जो कि आपकी किताब में नहीं दिया है वो भी बता दूं, आज की तारीख में हम लोग क्या देखते हैं, आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि फेमिनिज्म का इतना हो गया है कि रियल मुद्दे तो कहीं ना कहीं छुप ही जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि मेन के अगेंस्ट भी एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है, समझ रहे हो। तो ऑल्दो वो बुक में नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये सारी चीजें समझना है, आपको डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। तो हमें क्या करना है, हमें डेली बेसिस पर चीजों को ऑब्जर्व करते रहना है। तो ये था पूरा फेमिनिज्म में, और यही सब कुछ यहाँ पे बताया गया है कि जो मेन है वो पब्लिक डोमेन में काम करेगा, विमेन जो है वो प्राइवेट लाइफ मतलब घर का ही काम करेगी, तब यही वाली सारी चीजें इसमें बताई गई है। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर रहेगी, ये वाला टेबल में यही सारी चीजें लिखी है। नेक्स्ट, तो देखो भाई, अब कौन सा टॉपिक है, हाउ वी कैन प्रमोट इक्वालिटी, और उसमें हम लोग बात करेंगे एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। The first step towards bringing about equality is, of course, ending the formal system of inequality and privileges. Social and economic and political inequalities all over the world have been protected by custom and legal system that prohibited some section of society from enjoying certain kinds of opportunities and rewards. Establishing formal equality मतलब all men and women are equal, हम सब कानून की नज़र में इक्वल है, भगवान ने हम सबको इक्वल बनाया है, वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, हमको सबको बराबर करना है। तो यहाँ पे हम वैसे ही देख रहे हैं कि पहला कदम जो होता है इक्वालिटी के तरफ वो ये होता है कि बहुत सारे कस्टम, बहुत सारे लॉज ने हम सबको अनइक्वल बना के रखा है। तो पहले तो ये सारे कस्टम, सारी लीगल, ये जो लीगल बैकिंग्स है जिससे कि हम अनइक्वल वर्ल्ड के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, उसे बंद करना होगा। तो वैसे भी अगर आप देखोगे आज के ज़माने के कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, मॉडर्न डेमोक्रेसीज को देखोगे, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस को देखोगे, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि आज की तारीख में सभी लोग इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। Attainment of equality requires that all such restrictions or privileges should be brought to an end. अगर कहीं आप किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो, कहीं कुछ दे रहे हो, तो सबको बंद करना होगा। ठीक है। Most modern constitution and democratic governments have formally accepted the principle of equality and incorporated it as identical treatment by law of all citizens without any regard to their caste, race, religion और gender. वही वाली मैंने बात बताई कि जितने भी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी को खत्म कर रहे हैं, जो आइडेंटिटिकल वे मतलब जो दिख रही है। ठीक है, मतलब कुछ इक्वालिटी जैसे मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर और सिद्धार्थ में कहीं ना कहीं अनइक्वल रहेगा, तो वो सही है, लेकिन जो दिख रहा है कि सिद्धार्थ को हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि सिद्धार्थ मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि बैकवर्ड कम्युनिटी का है, ऐसा है, तो ये नहीं चलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। नाउ इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, it is necessary to treat people differently in order to ensure that they can enjoy equal rights.
certain differences between people may have been taken into account for this purpose। देखो, आपको हर इंसान को अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर स्लाइड को बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट लगेगा, है ना। चाहे अब इनको स्पेशल ट्रीटमेंट हम रिजर्वेशन के माध्यम से दे दें, चाहे स्पेशल ट्रीटमेंट ये दे दें कि इनका कट ऑफ कम चला जाए, चाहे स्पेशल ट्रीटमेंट ये दे दें कि सरकार इन्हें स्कॉलरशिप दे। मतलब हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है सेम ऐसा ही इनको भी ट्रीट किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अनइक्वल ट्रीटमेंट देखो आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, और अगर आप अनइक्वल ट्रीटमेंट देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनइक्वल वर्ल्ड के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, या डिफरेंट ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन मतलब क्या है? अफर्मेटिव एक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया that it is not sufficient to establish formal equality by law। आप सिर्फ कानून की नजर से इक्वालिटी नहीं ला सकते हो। कानून तो सब कहता है कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इंडियन लॉ भी बता रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम सब इक्वल हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के बेसिस पे नहीं होगा, रिलीजन के बेसिस पे नहीं होगा। आप लोग ये फंडामेंटल राइट्स में पढ़ के आए हो, चैप्टर नंबर 2, कौन सी किताब? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क्स में। तो हम कानून तो बोल रहा है कि सारे लोग इक्वल है, लेकिन क्या सिर्फ कानून के बोल देने से इक्वल हो जाएगा? सिर्फ कानून में मियर लिख देने से इक्वालिटी आ जाएगी? नहीं आ सकती है। पॉजिटिव मेजर टू मिनिमाइज एंड एलिमिनेट एंट्रेंच फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, हमें कुछ पॉजिटिव मेजर्स लेना होगा जो कि वो इनइक्वालिटी जो कि समाज में जड़ी हुई है, एकदम जड़ से लगी हुई है, हमें उनको उखाड़ के फेंकने से हमें कानून के साथ साथ में कुछ पॉजिटिव मेजर्स और लेने पड़ेंगे सरकार को। Affirmative action can, however, take many forms, from preferential spending on facilities for disadvantaged community such as scholarship and hostel to special consideration for admission to educational institution and jobs। तो इसलिए सरकार को अफर्मेटिव एक्शन, कुछ सामने से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक्शंस लेने पड़ेंगे कानून के साथ साथ। कानून में बिल्कुल आप सबको इक्वल बनाओ, लेकिन आपको अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आपको अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरीके से लो, यहाँ से रेस स्टार्ट होने वाली है, वो रेडी स्टेडी गो नहीं बोलते अपन, यहाँ से रेस स्टार्ट होने वाली है। ड्राइंग ज्यादा सुंदर नहीं है लेकिन समझ जाओ, एक इंसान ये है, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, दूसरा इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, तीसरा इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, चौथा इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब मैं बोलता हूं रेडी स्टेडी एंड गो। अब तुम बताओ ये रेस सही है कि नहीं है? तुम लोग बोलोगे नहीं है सर, इन सारे लोगों को यहाँ पे खड़ा होना था, ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे कि रेस वाकई में अच्छे से हुई है। अब ये वो इंसान कौन है? मान लो ये इंसान विजुअली इम्पेयर्ड है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये इंसान को कोई दूसरी समस्या है, तो ये ऑलरेडी रेस, ये ऑलरेडी लाइफ में पीछे है ना। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को इनको पुश करना पड़ेगा। कहाँ पे पुश करना पड़ेगा? इस लाइन पे लाने के लिए, सो दैट ये इस लाइन पे आ जाए। गवर्नमेंट को इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऑलरेडी बढ़िया है, अच्छी जगह पे है। लेकिन ये जो दो इंसान हैं ये ऑलरेडी पीछे हैं, तो सरकार को इनके लिए स्पेशल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। समझ में आ रहे हो? चाहे वो स्कॉलरशिप के माध्यम से हो, चाहे सीट रिजर्व करने के माध्यम से हो, या कुछ भी। तो अब रिजर्वेशन सही है गलत है उस पर अपन थोड़ी देर बाद में आएंगे, उसको 2 मिनट के लिए भूलो नहीं तो तुम लोगों को मिर्ची लग जाती, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझो। सरकार को इनको स्पेशल ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ऑफकोर्स इनको स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो we have adopted a policies of quota और reserved seats in education and jobs। तो वैसे इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ये किया कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सीट्स रिजर्व कर देंगे, और ये तमाम तरीके की पॉलिसी इसलिए अपनाई थी क्योंकि हमको कुछ लोगों को क्या करना है, हमको कुछ लोगों को लाइन पे बराबरी पे लेके आना है। क्लियर? This has been a subject to considerable debate and disagreement. Special assistance in form of affirmative action is expected to be temporary or a time-bound measure। अभी जो हमने रिजर्वेशन दिया है ये डिबेट वाला है, और डिबेट सही भी है। देखो कुछ लोगों को लगता है कि दिखती सी बात है कि सर मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा नहीं हो पाया। बिल्कुल वो कंसर्न जेन्युइन है, उस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि कुछ लोगों के साथ में क्या हुआ है, कुछ लोगों के साथ में चीज़ें सही नहीं रही है ना, कहीं कहीं चीज़ें सही नहीं रही, तो इनको हमें आगे पुश करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ जो तुम लोगों को समझनी है वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये कि रिजर्वेशन
या अगर आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, मान लो किसी की स्कॉलरशिप की फीस दे रहे हो, किसी का कुछ कर रहे हो, तो ये आपको परमानेंट बेसिस पे नहीं देना, ये टाइम बाउंड मैनर के लिए देना। इंडिया में भी आपको बहुत अच्छे से बताऊं तो रिजर्वेशन हमारी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप बात करोगे तो हमें फैक्ट्स नहीं पता होता, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें फैक्ट्स नहीं पता होता, इसलिए आप लोग भी लड़ रहे होते और आपको भी पता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात उठी थी रिजर्वेशन कब तक, तो उसमें यही बात हुई थी कि इनिशियल हम लोग रिजर्वेशन 10 साल के लिए देंगे, फिर आगे सरकार तय करती जाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास में फुल राइट है कि वो चीज़ों को बदले। तो हम ये नहीं बोल सकते कि संविधान ही गलत है, यही गलत है, यही नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 1 देखो, हमें सारी चीज़ें लिंक करनी है, आपको सारी चीज़ें समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ में मैंने ये बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, हम संविधान में समय समय के अनुसार चेंजेस कर सकते हैं, ये बात हुई थी। तो समय समय के अनुसार रिजर्वेशन को लेके अगर कोई प्रोविजन डला हुआ है तो उसको भी तो बदला जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन सरकार ने अभी दिया ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो नहीं दिया था, सरकार ने अभी दिया ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन अभी दिया, तो सरकार वैसे ही रिजर्वेशन कम भी तो कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज करना, वो उस समय की बात थी, आज की तारीख में सरकार कर दे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जितनी भी रिजर्वेशन की पॉलिसी और जितनी भी चीजें हैं, ये कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप हमेशा के लिए रिजर्वेशन दो, ना ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहती थी कि हमेशा के लिए रिजर्वेशन मिले, समझ रहे हो। लेकिन हमें अगर समाज को इक्वल बनाना है, हमें समाज को इक्वल बनाना है, तो हमें इन दोनों बच्चों को यहाँ पे इस लाइन तक को धकाना होगा, और इसके लिए सरकार को इनके लिए कुछ स्पेशल काम करना होगा। लेकिन वो स्पेशल काम जीवन भर के लिए नहीं करना है, 5-10 साल के लिए करना है, 5-10 साल के बाद में हटा देनी है वो चीजें, ठीक है, समझ गए हो। तो रिजर्वेशन मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही चीजें चलती रहे, क्लियर है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, और इसी चीज को लेके आज भी डिबेट्स है, अलग अलग कंसर्न है, अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट अलग अलग डिबेट कर रहे हैं। आप जैसे जैसे ग्रेजुएशन में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको आगे समझ में आता चला जाएगा। They maintain that the reservation are the form of reverse discrimination. Reverse discrimination. Equality requires that all peoples are to be treated alike. कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट का मानना है कि रिजर्वेशन से क्या हो रहा है, आप रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप फिर से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। अब जनरल कैटेगरी या दूसरे जिसको कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है उसको मन में लग रहा है कि यार वो गलत हो रहा है, तो तुम डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं कर रहे हो, तुम डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा दे रहे हो, ये कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट का मानना है। लेकिन यहीं पे सवाल एक और आता है, डिबेट है, देखो मैं तर्क वितर्क दोनों रख रहा हूँ। एक सवाल ये आता है कि आईआईटी दिल्ली के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी एक एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। अब एक बच्चा है जो कि जिसके की प्रॉपर एसी वाली क्लास में बैठा है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग रही है, प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई चल रही है, लेकिन वहीं दूसरा बच्चा मोमबत्ती में पढ़ रहा है, ठीक है, या कुछ इस तरीके से स्कूल में पढ़ रहा है। अब आप बताओ इन दोनों में से ज़्यादा चांसेस किसके आईआईटी दिल्ली में जाने। तुम बोल दो कि सर जो मेहनत करेगा वो, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन ये स्पेशल कोचिंग जा सकते हैं, ये रुपए खर्च कर सकते हैं, इनके चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे इन। तो इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ सीट्स इनके लिए रखना ज़रूरी है। देखो दोनों तरफ वाली बात है, तो मैं आपको एग्जाम्पल से ये समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि बात होती है कि सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट कम कर दो, जो यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज करवाता है उसके अटेम्प्ट कम कर दो, या उसकी एज लिमिट कम कर दो, उसकी एज लिमिट 26-27 कर दो। तो ऐसा लगता है कि जो शहर में बच्चा है उसके लिए 26, 27, 28 बहुत सही है, लेकिन जो बच्चा गांव से पढ़ के आया है वो 24-25 साल में तो जब सब कुछ समझेगा, जब वो बाहर निकलेगा तब तक उसे लगेगा उसका अटेम्प्ट ही खत्म हो गया। तो डिबेट दोनों तरफ से है, और तुम्हें पॉलिटिकल साइंस में डिबेट्स को ही सुनना है, अभी कंक्लूजन पे नहीं जाना है, ठीक है। अभी हम सुन रहे हैं कि अच्छा ये भी समस्या, ये भी समस्या, ये भी समस्या। अगर डिसीजन लेना ऐसा होता तो क्या ही बात होती, ऐसा नहीं हो। हमें सभी के कंसर्न को, बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पता है आपको हर वर्ग का दुख समझ में आना चाहिए। आपको दुख उसका भी समझ में आना चाहिए जिसको कि रिजर्वेशन नहीं मिला और जिसके कि नंबर होते हुए भी वो वहाँ पे नहीं जा पाया, और आपको दुख उसका भी समझना चाहिए कि इन लोगों को ज़रूरत है। तो हमें सभी के दुख, सभी के कंसर्न को, समाज में हर वर्ग के दुख को समझना होगा। हमें विमेंस राइट के लिए भी बात करनी होगी, तो हमें मेंस राइट के लिए भी बात करनी होगी, हमें ट्रांसजेंडर के राइट्स के बारे में भी बात करनी होगी, समझ रहे हो। यही तो पॉलिटिकल साइंस की खूबसूरती है, यही तो सब्जेक्ट से आपको प्यार करना है बेटा। समझो ना कितनी सारी चीज़ें चल रही है, और मैं फिर भी बता रहा हूँ कि हम इन सब चीज़ का सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो एक डिबेट यहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया रख दें, क्या रिजर्वेशन देने के लिए या स्कॉलरशिप देने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कास्ट हटा के क्या हम ये रख दें, इकोनॉमिक वाला रख दें, या शुड वी यूज सोशल इनइक्वालिटीज अराइजिंग आउट ऑफ कास्ट सिस्टम इन आवर कंट्री एज अ बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिप्राइव्ड ग्रुप, या कास्ट सिस्टम के आधार पर कि इनके साथ में पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या आज भी हो रहा है तो उस बेसिस पे रिजर्वेशन दे। ठीक है, तो ये बहुत सारे डिबेट्स हैं, इन सारे डिबेट्स को हमें आंसर करना है, सोचना है। क्वेश्चन मस्ट however be exercised to see that differential treatment does not yield a new structure of dominance and oppression or become a means for some dominant group to reassert special privilege and power in society। हमें इतना ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, अलग अलग ट्रीट करने से, कि वो बच्चा हैंडीकैम्प है तो उसको अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये बच्चा बढ़िया है तो इसको कोई कुछ नहीं कर रहे हैं इसके लिए, तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के चलते ये ना हो कि उस बच्चे के लिए हम इतना कर दे कि ये वाले बच्चे को लगने लगे कि मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं है, या उस बच्चे के लिए इतना कर दे कि वो ही आलसी हो जाए। हमें सबके लिए बिल्कुल काम करना है, हमें सबके लिए अलग अलग काम करना है। उस बच्चे के लिए ज़्यादा काम करना होगा, ये वाला बच्चा जो कि बढ़िया है इसके लिए कम काम करना होगा, लेकिन उसके लिए भी उतना ही काम करना है कि वो भी अपने जीवन में अपने दम पर कुछ कर जाए। समझ रहे हो, एकदम पूरा ही हाथ पकड़ के सब कुछ नहीं दे देना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज इंटेंडेड एंड जस्टिफाइड ओनली एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग अ जस्ट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। और अगर आप अलग अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो वो सही उसको तभी माने जाएंगे जब आप समाज में सबको इक्वल कर दोगे, जब आप समाज में सबको एक लाइन पर ले आओगे, तभी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट सही माना जाएगा। आई थिंक तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी और आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इक्वालिटी में बहुत सारी डिबेट्स है, वो डिबेट्स आप ग्रेजुएशन में आके पढ़ोगे तो मज़े आएंगे आपको, आई होप मज़े आए होंगे। तो मैं इसी चीज़ के साथ में अपनी क्लास ख़त्म करूँगा। किस चीज़ के साथ में, कि चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास में। साइनिंग ऑफ विद दिस, सिद्धार्थ पटेल। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। बढ़िया से पढ़ते रहो, मजे करते रहो और अपने को पूरे मार्क्स लेके आना है। थैंक यू वेरी मच।